हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आपको पता चल चुका है कि आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने जा रहा है। इस आरंभ सीरीज में हम हर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी सीरीज में आगे ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को। तो और इससे पहले जितनी भी थियरीज हैं वो सारी थियरीज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022। और जाइए वहाँ पे आपको एकदम सीक्वेंस में लेक्चर 1 से लेकर के पूरा 11 12 13 14 जहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, पियाजे, वाइगॉट्स्की, ब्रॉम्फेन बेनर, इन सब की थियरीज बहुत अच्छे से क्लियर कट मैनर में बिल्कुल मिलेगी। साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, जहाँ पे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि किस तरीके से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको सवाल मिलेंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 अगर आप देखने जाओगे तो वो क्वेश्चन 1 है, उससे पहले आपको 5 लेक्चर देखना होगा और उसके बाद आप बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन 6 को लेक्चर 6 को बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। तो इस तरीके से एक होलसम प्लेलिस्ट है आपके पास आपकी तैयारी बूस्ट करने के लिए। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं जेरोम ब्रूनर की जो थियरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, उसकी तरफ। अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर, बिफोर वी गेट इनटू दैट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट मेंटल ग्रोथ, एबिलिटी टू थिंक, रीजन, तर्क करने की और सोचने की क्षमता है, मानसिक बौद्धिक विकास उस बारे में है, ब्रेन का, मस्तिष्क का हमारे विकास होता है, वृद्धि होता है। और साथ में इसके 4 एस्पेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज की रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज एंड मेमोरी, यानी कि तर्क, बौद्धिक, भाषा और स्मृति। ये 4 इसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये माइक्रो लेवल पे ये सारी चीजें हो रही होती हैं, बट हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब इन सारे सेगमेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए और उनको जोड़ करके पढ़ा जाता है, तब हमारी समझ बनती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो फिलहाल हम बात करते हैं जेरोम ब्रूनर के बारे में, जिनका जन्म अक्टूबर 1 1915 में हुआ और जिनकी डेथ जो है जून 5 2016 में हुई। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उस चीज को अप्लाई करना एजुकेशन की फील्ड में कि कॉग्निटिव लर्निंग्स क्या रही हैं, इन्होंने जो चीजें अब फाइंडिंग थी इनकी, उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में कैसे अप्लाई करते हैं, ही इज फेमस इन दैट। साथ में इन्होंने एडवोकेट किया कि भाई जो लर्निंग होनी चाहिए वो डिस्कवरी अप्रोच से होनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग समर्थक रहे ये कि लर्निंग जो है डिस्कवरी प्रोसेस से ज्यादा अच्छी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मोड बताए। तो लर्निंग के इन्होंने 3 मोड बताए, एक इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ये इन्होंने 3 मोड बताए और 3 स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड कर दिया। आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। डेली वाइट की वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in। आप जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पे आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा सीटेट का एक सेक्शन, जहां पे सीटेट में मात्र 1 रुपए में आपको बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल है और साथ में टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करें और साथ के साथ टॉपिक वाइज मॉक प्रिपेयर करते जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट हो सके। और साथ में ही आप हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज करना है और वो व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमारे वेबसाइट पे ही साइड में मिल जाएगा। जाइए व्हाट्सएप कीजिए और अपने आप को आज ही इनरोल कीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इनएक्टिव स्टेज की तरफ कि ये जन्म से 3 साल की उम्र तक होता है, जहाँ पे बच्चा सबसे पहले सीखता है, ये सबसे पहले आता है और बच्चा अपने एक्शंस के थ्रू सीखता है, फील करके सीखता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर उसके एक्शंस करता है और उसके बाद उसकी समझ बनती है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। उसकी समझ कुछ इस प्रकार बिल्ड होती है। फिर बात आती है आइकॉनिक स्टेज की। आइकॉनिक स्टेज इज अबाउट फ्रॉम एज ऑफ 3 टू एज ऑफ 8। देखो ये बीच का एज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस की वजह से सीखता है। सी आइकॉन दे रखा है ना, तो आइकॉन का मतलब क्या हुआ कि हमने आइकन जो क्रिएट किया है और वो दिख रहा है, विजिबल है, वैसे ही बच्चा जो है ना इमेजेस बनाता है और अनदर सेंस में वो इमेजेस के थ्रू सीखता है। जैसे आप इमेज में भी देखो कि बच्चे के सामने काउंटिंग रखा हुआ है और उसी हिसाब से वहाँ कॉइन्स लगाए हुए हैं,
ताकि बच्चा आराम से सीख पाए। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस टाइम पे बच्चे जो है ना सोचना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों के बारे में जो फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है। लाइक कि अगर 3 साल का बच्चा है, 3 से 8 साल का बच्चा है, तो वो अब किस क्लास में, किस कक्षा में जा चुका होगा, तो वो लगभग 4-5 कक्षा में जा चुका होगा। लेकिन क्या उसको हम जब टेबल्स कराते हैं तो क्या हम उसको 49 दिखा सकते हैं, या हर बार पॉसिबल है कि हम 49 दिखाएं? बट उसको ये चीजें याद हो जाती हैं। सर्कल दिखा सकते हैं, डायमीटर दिखा सकते हैं, लेकिन हम उसको हर एक जगह पे, जैसे कि 5th क्लास के बच्चों को ना, या फिर 4th क्लास के बच्चों को आपको थोड़ा सा एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना होता है साइंसेज में, तो वहां पे जाकर के बच्चों को हम हर एक चीज नहीं दिखा सकते, लेकिन वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो अब की जो रीसेंट टाइम की जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं, सब्स्टिट्यूट बुक्स जो आती हैं, उनमें आप देखोगे कि हॉट्स के प्रश्न होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के प्रश्न होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ना अब अपने आप को लॉजिकली रख करके, मतलब इतना लॉजिकली नहीं जैसे कि एक बड़ा इंसान सोच सकता है, लेकिन अब वो इमेजिन करके सोच सकता है उन चीजों के बारे में भी जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। एंड देन हमारे पास है सिंबॉलिक स्टेज, जो 8 साल की उम्र के बाद होता है। प्राय इसमें देखा गया है कि बच्चे इस एब्स्ट्रैक्ट स्टेज और इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में भी, सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोच पाते हैं, जहाँ पे कि बच्चे अपने एक्शंस को, अपने इमेजेस को वो नॉलेज के रूप में इनकोड करके अपने सिस्टम में उसको ट्रांसफर कर चुके होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि कैसे सिंबल्स जो है काम कर रहा है। सिंबल्स आर प्राइमरली लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल्स, तो ये लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल जो भी है, ये सारे सिंबल्स के रूप में आते हैं। और इसी वजह से यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जीरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर भी बात करी है, और लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने ये बताया है कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चल पाए कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, बच्चा अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा पाए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ में इन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ा टूल है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्ट कर पा रहा है बच्चा कि उसने जो किया है वो गलत है या सही है। तो इस उम्र के बाद बच्चों को देखना, अगर आप उनसे बात करोगे ये तुमने जो किया है ये सही किया है, डू यू नो अर्लियर यू वर लाइक दिस, कि तुम इस स्टेज तक जाते थे और तुम ये वाले इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते थे। मान लो कि एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है जिसमें 2 एंगल्स दे रखे हैं, एक एंगल नहीं दे रखा है, तो अब बच्चे को आप ना इस चीज को बोल के ही बता सकते हो कि देखो बेटा ऐसा है कि तुम पहले इस ट्रायंगल के इस प्रश्न को पहले ही बहुत अच्छे से तुम इनका हल निकाल पाते थे, पर अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम जो है इस सिंपल से सवाल को हल नहीं कर पाते हो। तो बच्चा सोचेगा कि भाई मैं पहले बहुत अच्छे स्टेज पे था और अब बहुत अच्छे स्टेज पे नहीं हूँ। अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसको अब कहाँ कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चों को आप थोड़ा सा स्केप होल्डिंग प्रोवाइड कर दो तो वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चा अब यहाँ से सिंबॉलिक स्टेज में है और चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके सोच पा रहा है, क्रिटिकली सोच पा रहा है कि कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो अब ये रही थी हमारी ब्रूनर की थियरी। बहुत ही छोटी सी थियरी है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस ये सारे बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ब्रूनर की थियरी के, जिसमें सबसे पहला है, इन्होंने रेडीनेस टू लर्न के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है, तत्परता चाहिए, तभी बच्चे सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते हैं। जो लर्नर का एक्सपीरियंस है ना, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चा और सीखने की इच्छा जाहिर कर पाए, रिलेट कर पाए, समझ पाए, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता पाए और कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से वो खुद बिल्ड कर पाए। साथ में जो ईज ऑफ लर्निंग है उस बारे में बात हो रही है कि इस थियोरी में ईज ऑफ लर्निंग के ऊपर बहुत इम्फेसिस दिया गया है कि किस तरीके से लर्निंग को हम इजी बना सकते हैं। साथ में इन्होंने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के बारे में भी बताया है कि ये जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे को कॉन्सेप्ट्स को और अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से ग्रैस्प करने में, संरचित करने में हेल्प करता है और बच्चा आगे बढ़ता है। साथ के साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लर्निंग बाय डिस्कवरी, डिस्कवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने ये भी बताया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो बैलेंस रूप में होना चाहिए, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, सिर्फ पनिशमेंट नहीं, बैलेंस रहना चाहिए। इफेक्टिव सीक्वेंसिंग के बारे में बताया कि एक ऐसा अनुक्रमण होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का, ताकि जो कॉग्निशन का विकास है ना,
प्रॉपर मैनर में हो सके। देखो बार बार लर्निंग एक वर्ड यूज किया जा रहा है, तो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई लर्निंग के बारे में अभी मैम डेवलपमेंट के बारे में बोल रही हैं, अभी फिर लर्निंग के बारे में बोल रही हैं, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। तो एक्चुअली द थिंग इज कि यहाँ पे लर्निंग कैसे हो रही है, कॉग्निशन की वजह से। तुम पियाजे के बाद ब्रूनर पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि पता है कि पहले पियाजे पढ़ोगे, सॉरी पहले वाइगॉट्स की पढ़ोगे, फिर सोशलाइजेशन वाइगॉट्स की, और इस तरीके से जब तुम पियाजे पढ़ोगे और उसके बाद जब ब्रूनर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कॉग्निशन का विकास हमारे कैसे होता है और किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। तो इस वजह से ये जो आरंभ की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, जब 1 2 3 4 आप सीक्वेंस वाइज जब लेक्चर में जाओगे तो आपको सब में रिलेशन मिलेगा और ये समझ में आएगा दे ऑल लेक्चर्स आर इंटरवोवन, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पहला लेक्चर देखने के बाद तुमने पांचवा देखा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे पांचवा में क्या क्या बात हो रहा है, क्योंकि भाई सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में ब्रूनर ने बात की। सो दैट जो लर्निंग होगी वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर में होगी। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की, रादर देन जस्ट रोट मेमोराइजेशन की, ऐसा है कि सिर्फ रट लो रट लो रट लो, नहीं। इन्होंने कहा कि प्राथमिकता हमें देनी होगी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। एजुकेशन का पर्पस रोट मेमोराइजेशन कभी हो ही नहीं सकता, रादर इट इज मोर ऑन दिस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टैंजेंट, इस टैंजेंट पे ज्यादा बात करता है। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक को जब हम सम अप करते हैं तो कुछ खास पॉइंटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है इंट्यूटिव थिंकिंग, अपने थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहना, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर प्रॉपर विषय की संरचना इन्होंने बताई है कि ये जो डिसिप्लिन है ये हमारा आम ये जो डे टू डे लाइफ में हमारे डिसिप्लिन की हम बात करते हैं उस बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट एज डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है, अपने जो विषय होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। रेलेवेंस बनी रहनी चाहिए, प्रासंगिकता रहनी चाहिए, बच्चा कुछ अपने बता रहा है, कुछ सीख रहा है और सबको रिलेट करके तब वो सारी तरफ से सर्वांगीण तरीके से सीख रहा है, सर्वांगीण तरीके से सीख रहा है। रेडीनेस होना बहुत जरूरी है एज मेंशन्ड अर्लियर। एंड लास्टली कि सेल्फ एक्टिविटी में इंडल्जेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चा खुद के ऊपर भी सोच पाए। जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं हम, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ एक्टिविटी भी रहे। तो अब कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, जिसमें कि आपको 3 पॉइंटर्स, बहुत ही मेजर पॉइंटर्स मिलेंगे, दैट इज स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग एंड रेडीनेस टू लर्न, और रेडीनेस, बेसिकली हम रेडीनेस के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्पाइरल से शुरू करते हैं। स्पाइरल करिकुलम इज अबाउट दिस। अगर ये स्ट्रक्चर याद रहता है तो मैं स्पाइरल जो करिकुलम है वो ध्यान में रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफिकल्टी लेवल एरो के हिसाब से देखो बढ़ रहा है, ठीक है, और मास्टरी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, नया कंटेंट जुड़ते जा रहा है। तो इट इज लाइक दिस कि दिस इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन बीइंग स्ट्रक्चर्ड सो दैट कॉम्प्लेक्स आइडियाज कैन बी टॉट एट सिंप्लीफाइड लेवल फर्स्ट एंड देन रिविजिटेड एट मोर कॉम्प्लेक्स लेवल्स। कि पहले हम सिंप्लीफाइड लेवल को समझें और बाद में हम जाके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझें। तो पहले सिंपल बात करें और फिर धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन करते जाएं। पहले जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो क्लास में मैं क्या कर रही होती हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है या जो पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि सीडीपी की क्लास में क्या हो रहा होता है कि मैं पहले आपसे आपके एक्सपीरियंसेस पूछती हूँ और उसमें फिर कुछ इनपुट्स डालती हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा टॉपिक है बहुत ही होलसम मैनर में रेडी हो जाता है। कि अगर आपको याद नहीं है लाइन टू लाइन, फिर भी आप चीजों से रिलेट करके आंसर्स अपने क्रैक कर लो। होलसम अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें, व्हाई इज इट सो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि स्पाइरल वे में जो करिकुलम चलता है वहां से जो अंडरस्टैंडिंग बन के निकलती है, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट थिंग इज कि एक एग्जाम्पल देखो कि एक छोटे बच्चे को अगर बोला जाए कि बुक खोज के बताओ, तो वो क्या करेगा, पहले अपने शेल्फ में देखेगा, राइट, फिर उसके बाद दूसरा वाला स्टेज का बच्चा क्या करेगा कि बुक देखेगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, वो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि कौन सी बुक कहाँ पे खोजनी है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बच्चे को बोलो, आज के जमाने के टेकी बच्चे, बड़े बच्चे को बोलो तो वो क्या करेगा, फटाफट से अपना कंप्यूटर उठाएगा, लैपटॉप या फोन उठाएगा और उसमें वो बुक का नाम टाइप करेगा और तुम्हें बता देगा कि ये रही जी बुक, ये रहा, इस तरीके से दिखती है, ऐसा इस कॉस्ट में मिलेगी, इस पे इस वाली साइट पे इतने में मिलेगी। जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उस सारे को आपको प्रॉपर वे में बता देगा स्ट्रक्चर करके।
तो दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्सिटी हैज इंक्रीज नो, कि पहले जो बच्चा था वो क्या कर रहा है, वो सर्च कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बच्चा जो सिंबॉलिक थॉट है और इनएक्टिव थॉट है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड थर्ड स्टेज इज कि ऑनलाइन सर्च करके भी आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं इस बुक में, क्या क्या सारा सिस्टम है। मान लो कि हम बात कर रहे हैं एलेग्री ऑफ केव के बारे में, कि एलेग्री ऑफ केव जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से सर्च किया और उसके बाद आपको उसका क्रक्स भी बताया है, और साथ में ये भी बताया कि आप एलेग्री ऑफ केव कहाँ ढूंढोगे तो मिलेगा। मारिया मोंटेसरी के बारे में पूछ के एक छोटे बच्चे को, जो 10-12 साल का बच्चा हो चुका है, उसको ये टास्क दे के देखना, वो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। दिस इज द रीजन, क्योंकि उनका जो कॉग्निशन है वो सिंबॉलिक थॉट की तरफ बढ़ चुका है। और अब बात आती है डिस्कवरी लर्निंग की। तो डिस्कवरी लर्निंग इज अबाउट 3 स्टेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, 3 स्टेजेस इज कि पहले आता है ओ माय गॉड ये क्या है, फिर उसके बाद हाँ ओके, एंड थर्ड इज हुर्रे, इस टाइप का डू ओ, ऐसा वाला। किसी चीज को हमें पहली बार पता चलता है तो हम कैसे उंगली रख के सोचते हैं, हाँ ऐसा कैसे हो गया, फिर ओके अच्छा ऐसे था, ओके फाइनली आई गॉट इट। ये जो एक्सप्रेशंस हमारे शब्दों के साथ बदल रहे हैं, इसी तरीके से होती है डिस्कवरी लर्निंग। तो पहले इनएक्टिव स्टेज आता है, फिर आइकॉनिक स्टेज आता है, और फिर सिंबॉलिक स्टेज आता है। बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं और आंसर निकालते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रूनर ये भी वही मानते हैं जो पियाजे ने माना, कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से उनको बस हेल्प की जरूरत होती है। अपने इन्वायरमेंट से वो इंटरैक्ट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और उसी हिसाब से अपने कॉग्निशन का डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें से 3 मोड इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, अलग अलग स्टेजेस में जा करके वो काम करते हैं। जो आइकॉनिक स्टेज है, इमेज स्टेज है, इसमें क्या हो रहा है कि वो सोच रहे हैं, एक्शंस, थिंकिंग अबाउट एक्शंस विदाउट एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं, बट मोर ऑन द यूज ऑफ मेंटल इमेजेस। जो मेंटल इमेजेस उनके इनएक्टिव स्टेज में बने, उनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसी हिसाब से बिना एक्सपीरियंस के वो आगे बढ़ रहे हैं। बट सिंबॉलिक स्टेज में प्रॉपर थिंकिंग एंड टॉकिंग हो रही है एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के ऊपर। वो नॉलेज को, वर्ड्स को, सिंबल, म्यूजिक, लैंग्वेज, इन सारी चीजों के ऊपर थिंक कर रहे हैं, और उसके बाद अपना नया तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड लास्टली अबाउट रेडीनेस, तो रेडीनेस क्या रहेगा कि बच्चा जो है ना, मतलब इनका ये कहना है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज इम्पार्टिंग नहीं है, रादर बच्चे की थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत अच्छे से शार्प करने की बात है, उनमें डेवलप करने की बात है। जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे में इनकलकेट करना, डेवलप करने की बात हो रही है। और कुछ टॉपिक जो होता है ना, वो डिम्ड अंडरस्टूड है कि इस लेवल पे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनका कॉग्निशन जो है ना उस लेवल का नहीं है। तो इस चीज को टीचर और करिकुलम समझे, और उसी हिसाब से करिकुलम समझे एज इन की, मतलब जो ब्रॉडर अथॉरिटीज हैं उन चीज को समझे, और उसको अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव मेच्योरिटी रिड्यूस डाउन करें, ताकि बच्चे जब उस मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाएं, तब जा करके उन सारे सवालों को करें तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बात थी रेडीनेस के ऊपर। रेडीनेस इज अबाउट कॉग्निशन, की कॉग्निशन उनका रेडी है या नहीं, बुद्धि का वो विकास हुआ है कि नहीं, कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बच्चे समझ पाए, तभी जा करके बच्चे समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे ब्रूनर्स थ्योरी का, जिसमें स्ट्रेंथ क्या रहा कि नया मेंटल प्रोसेस के बारे में उन्होंने बात की, बिहेवियर और एज को लिंक करने की कोशिश की, जैसा बिहेवियर यूज करते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल टाइप ऑफ थ्योरी थी इनकी। और इन्होंने ज्यादा इम्फेसिस डाला डिस्कवरी के ऊपर, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक रिसर्च को बहुत आगे बढ़ाया। बट कुछ वीकनेसेस या क्रिटिसिज्म हम कहें तो वो कुछ इस प्रकार का रहा कि स्पेसिफिक फोकस था, कुछ कुछ चीजों के ऊपर फोकस था इनका, इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, साथ में सेल्फ को एक्सप्रेस कहाँ करेंगे बच्चे, इस वाली चीज को भी ये मिस कर गए। यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज्यादा कमी थी इनके, जो स्टेजेस इन्होंने बता रखे हैं इसमें, और इनएक्यूरेसी भी थी, चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उसी तरीके से समझे जिस तरीके से इन्होंने बताया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आइकॉनिक स्टेज में जा करके बच्चा फील करना चाहे, चीजों को महसूस करके
तब समझना चाहिए। हम क्यों एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स का रीजन क्या है, ताकि बच्चा उसको देखे, फील करे, समझे और तब उसकी जो समझ है ना वो समग्र रूप से निकल के आए। इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट स्टेज में था वो फील करके समझ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है। सेकेंड स्टेज में इमेजेस बना रहे हैं, उस हिसाब से हो रहा है। थर्ड स्टेज में जो कॉग्निशन है उसका हिसाब चल रहा है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। लेकिन ऐसा हर लेवल पे हर बच्चे में नहीं हो सकता है। अमूर्त चीजों पे हर बार नहीं सोचता। अगर अमूर्त पे सोचना भी है तब भी हम साइंस जैसे एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स कराते हैं। 6, 7, 8 से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, लर्निंग बाय डूइंग है, ये वाली चीज वहां पे ज्यादा अप्लाई होती है। तो ये कुछ वीकनेसेस रहे इनके। अब देखो, इनके जो थॉट्स थे ना वो जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों से मिलते थे। तो सबसे पहले हम पियाजे से इनके थॉट्स क्या मिलते थे उनके बारे में बात करते हैं। तो ब्रूनर जो थे ना, उनका जो डेवलपमेंट देखने का नजरिया था, इनका कहना था ये सतत है। बट पियाजे पियाजे जो थे, इन्होंने स्टेजेस बता रखा था। ब्रूनर ने क्लेम किया कि लैंग्वेज की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन पियाजे ने बोला कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है ना, दैट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज। मतलब इस तरीके से समझो कि पहले डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज बाद में आता है, इनका ये कहना था। बट ब्रूनर का कहना था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ब्रूनर ये मानते थे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्पीड अप किया जा सकता है। लेकिन पियाजे का ये कहना था कि हमें वेट करना होगा तब तक जब तक बच्चा रेडी ना हो जाए। यहाँ पे ब्रूनर जो थे मोर नॉलेजेबल अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पियाजे मोर नॉलेजेबल अदर टाइप किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। ब्रूनर का ये मत था कि सतत प्रक्रिया है, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक का विकास और संज्ञान का विकास जो होता है भाषा के विकास का एक कारण होता है। और ब्रूनर ये भी मान रहे हैं कि संज्ञान का विकास की प्रक्रिया को हम तेज कर सकते हैं एमकेओ की मदद से। लेकिन पियाजे का ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। उनका कहना है कि बच्चे अपने हिसाब से तैयार होते हैं, उस तैयारी तक आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद आप पर्टिकुलर कोई भी चीज इनकलकेट कर सकते हैं। और मोर नॉलेजेबल अदर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो देखो, मोर नॉलेजेबल अदर और सोसाइटी, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें ये समझ आएगा कि ये वाइगॉट्स्की से बहुत ज्यादा मेल खाता है। तो ब्रूनर और वाइगॉट्स्की में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों ने चाइल्ड के इन्वायरमेंट के ऊपर, सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली उस पर बहुत ज्यादा इम्फेसिस डाला। ये भी बताया इन्होंने कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव रोल करते हैं लर्निंग में। लर्न जब भी कर रहे हैं, जब भी डेवलपमेंट हो रहा है उनका, लर्निंग हो रही है उनकी, तब बच्चा एक्टिव रोल निभाता है। और जैसे कि वाइगॉट्स्की ने बताया, ब्रूनर ने भी लर्निंग को ये बताया कि प्रोसेस ऑफ स्केप फोल्डिंग के थ्रू ये होता है। जब भी बच्चा डेवलप करता है, उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्केप होल्डिंग। जो बच्चे को स्केप होल्ड किया जाता है। अब ये पर्पस क्या है स्केप होल्डिंग का? ताकि बच्चा हायर गोल्स अचीव कर सके। कैसे हम करते हैं? तो हम टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, साथ में उनकी त्रुटियां कहाँ पे हुई हैं, कैसे कार्य को किया जा सकता है, ऐसी सारी चीजों पे प्रकाश डालते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। साथ में कुछ कुछ ऐसे रोल मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं जिनका अनुकरण करके, याद रखना नकल करके नहीं, अनुकरण करके बच्चा वो सर्टेन टास्क परफॉर्म कर सके। तुम्हें एक स्ट्रक्चर इस रूप में दिया जा रहा है कि ये प्लेलिस्ट है, इसमें से पढ़ लो, तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट यू ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन कि आप जाइए, इनरोल कीजिए खुद को बैचेस में और जाके ज्यादा होलसम तरीके से तैयारी कीजिए, जहां पे आपकी स्केप होल्डिंग का लेवल जो है ना बहुत ही ज्यादा रहे, जहां पे स्केप होल्डिंग का लेवल कुछ इस प्रकार का रहे कि आप बहुत अच्छे से सीख पाए, समझ पाए। क्योंकि जो सीडीपी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक ऐसा सब्जेक्ट है, टीचर को आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, कॉग्निशन की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की तो बात ही नहीं है। पहले टीचर के दिमाग का खुद का तो जो उलझन है वो सुलझ जाए, तब तो वो बच्चों की उलझन को सुलझाएगा। ठीक है, तो जब उसको उस तरीके से सोच के हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से जो डेवलपमेंट होता है वो एक अलग तरीके का होता है, जिसकी बात ब्रूनर और वाइगॉट्स्की कर रहे हैं।
सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जो आपको हेल्प करेगा हर एक वीडियो के लिंक, हर एक नोटिफिकेशन को सबसे पहले जानने समझने में और बहुत ही क्रिस्प वे में समझने में। और आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं वहां जुड़े जहां पे हम सीटेट से रिलेटेड साइंस क्विज, साइंस क्विज और बहुत सारे थॉट्स के बारे में बात करते हैं। सोलफुल संडेज होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से थॉट्स के बारे में, साइंस फैक्ट्स के बारे में हम जानते समझते हैं। और कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जहाँ पे आपके लिए वो वर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग होता है। डू फॉलो आरंभ सीरीज। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।